हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स के। जी हाँ, पिछले 1-2 सालों में नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आपको जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनका हम आज सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए 100% ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर ये पूरा सेशन आज का आप देख लेते हैं तो इस बार जो आपका 29 जून को एग्जाम है उस वाले पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। आसान से आसान तरीकों से आपको न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास करूंगी यहाँ पे मैं, और हर एक टेक्निक मतलब कि एक न्यूमेरिकल का बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे उसमें करना है, हमको इंटीग्रेशन कैसे करना है, बेसिक प्रिंसिपल जो है उसके पीछे के वो भी हम अच्छे से समझेंगे। पर उसके लिए मेक श्योर कि पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बिना कुछ समझ में नहीं आने वाला और उसके बिना सेशन देखने का कोई फायदा भी नहीं है। पेन पेपर अपने हाथ में पकड़ लीजिए, मेरे साथ साथ अपने कॉपी पेन पर उसको सॉल्व करना है आपको, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और ये सेशन स्पेशली लर्नर्स की डिमांड पर मैं लेके आई हूँ और इससे आपका अपकमिंग जो भी चाहे नेट इकोनॉमिक्स है, चाहे सेट पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने ही वाली है ये सेशन देखकर। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत वीक है, उसके लिए कुछ करो। तो न्यूमेरिकल का आज स्पेशल ये दंगल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन है कि इसमें हमारा न्यूमेरिकल का फुल फ्लेज प्रैक्टिस होने वाला है। मोस्टली नेट इकोनॉमिक्स में जिस भी टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं मैंने सभी टॉपिक्स इसमें वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एंड जून 2026 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, जुलाई से हमारा लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं नेक्स्ट बैचेस के लिए। तो अभी से आप एनरोल कर सकते हैं इसमें। इकोनॉमिक्स का पेपर 1 का और लेक्चरर इकोनॉमिक्स, एएसआरबी नेट इकोनॉमिक्स, आरबीआई डीपीआर, गेट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं विद बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट रिसोर्सेज। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, तो इसमें ना आपको एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, वो हम पहले सीख लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको पूछा है कि क्या सही है। तो लेट्स सी, देखिए समझिए, पहले तो ना एक चीज समझिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होती है अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, देखिए 1 2 2 कॉलम है, और दूसरी में रोज कितनी है 1 2 2 रोज है, यानी कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, लेट्स सी कैसे होगी, ध्यान से समझिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, यानी कि 1 है। ठीक है, 1 को करो 5 के साथ, प्लस 3 को करो 9 के साथ, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पर कॉलम पर आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9, राइट। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 9, राइट। तो कि क्या आ गया आपका 27 प्लस 5 कितना 32 हो गया, 72 प्लस 10 82 हो गया, एंड 20 प्लस 0 20 हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ हर एक चीज, तो अच्छे से समझ लो। समझ लोगे एग्जाम में ये चुटकी पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको ये सारा सॉल्व करने में, आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी, है ना। अगर आप मिनट में फटाफट से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बार समझ लिए तो मिनट में कर लोगे आप। ठीक है, तो देन बीए कहते हैं कि बीए ये आएगा। अब समझिए बीए का मतलब, बीए क्या है, बी है मेरा 5 9, ठीक है, ए है मेरा 1 2 4 3 8 0। अब देखो ये डिफाइंड भी है कि नहीं, क्या इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। लेट्स सी, बी में कितनी आपकी रोज है, कॉलम्स इक्वल टू रोज देखना होता है। हाँ, बी में कितने कॉलम है, बी में सिर्फ एक कॉलम है। ए में रोज कितनी है, 3 रोज है। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स बी इज नॉट डिफाइंड। ए एंड डी आपका सही जवाब आ गया, समझ गए। तो अगर बी ए डिफाइंड ही नहीं है तो बी ए ये कैसे आ जाएगा, ए बी इज नॉट डिफाइंड, नहीं ए बी तो हमने अभी निकाला है,
ठीक है। देन ई भी समझा देती हूँ, ए ट्रांसपोज बी इज डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है? नहीं, ये नॉट डिफाइंड है। कैसे? अगर आप ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम्स को रोज में बदल दो, रोज को कॉलम में, दैट मींस इट विल बिकम 1 2 4 3 8 0, ये ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। और बी क्या है? 5 9। अब देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। बी में रोज कितनी है? 2 रोज है। इक्वल है? नहीं इक्वल, यानी कि ये चीज डिफाइंड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ए एंड डी करेक्ट हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये भी इसी तरह का है। इफ ए इज इक्वल टू, अब ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसमें उसने क्या क्या करेक्ट नहीं है, तो अब आपने समझ लिया ट्रांसपोज क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला उसने क्या है, ए ट्रांसपोज बी, क्या ये होगा? लेट्स सी, ए का आप ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा 2 0 3 4, ये आएगा। एंड बी इज इक्वल टू 2 1 0 5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिकॉज 2 कॉलम्स 2 रोज हैं, तो ए ट्रांसपोज बी कितना आ जाएगा आपका? अब फटाफट से करो, समझ आ गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना, इसको इससे किया। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया। इट विल बिकम 4 6 प्लस 4 10, देन 0 प्लस 0 0, 5 4 का 20, ये आ रहा है आपका 4 10 0 20, यानी कि पहले वाला बिल्कुल सही है आपका। देन ए प्लस बी, इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इन दोनों को पहले प्लस करो। लेट्स सी, ए प्लस बी को जैसे मैं प्लस करूंगी इट विल बिकम 4 1 3 9, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 3 4 3 1 9, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इरेज कर दो, तो ये भी ठीक प्रूव, ये भी ठीक प्रूव हो गया, ये भी ठीक प्रूव हो गया, ठीक है। तो अगर ये सिंपली बात है भाई, अगर आपका ये फर्स्ट भी सही प्रूव है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है प्लस बी। देखो अगर आपका सिर्फ फर्स्ट भी सही प्रूव हो रहा है ना, आपका ये फर्स्ट वाला हमने अभी मल्टीप्लाई करके देखा, यही आया था, है ना। तो अगर ए ट्रांसपोज बी ये है, तो ऑब्वियसली सी बात है ए ट्रांसपोज बी ये नहीं है। इनकोरेक्ट एक पूछा उसने, तो दैट मींस इट इज इनकोरेक्ट, सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पहला ऑप्शन ही सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, यू विल कम टू नाउ कि भाई ए ट्रांसपोज बी ये है, तो इनके थर्ड वाला नहीं हो सकता, तो थर्ड वाला इनकोरेक्ट है। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है उसने 3% ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? देखो समझो, इसके लिए ना आपको क्या आना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला आना चाहिए, जो मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार अच्छे से आपको समझाया है। जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेसिप्ट्स पर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, है ना, ऐसा करके हम इसमें लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? लेट्स सी, अब टोटल एक्सपेंडिचर में एक आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। टोटल रेवेन्यू जो होता है इसमें एक आपकी होती है रेवेन्यू रेसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रेसिप्ट्स, टोटल रेसिप्ट्स जो होती है रेवेन्यू रेसिप्ट्स, कैपिटल रेसिप्ट्स। अब बोरोइंग किसमें आती है? बोरोइंग एक कैपिटल रेसिप्ट है, बोरोइंग क्या है? कैपिटल रेसिप्ट है, ठीक है। यानी कि इसमें मैं सिर्फ रेवेन्यू रेसिप्ट्स को करूंगी फार्मूले में शामिल, मैं कैपिटल रेसिप्ट्स को शामिल नहीं करूंगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के फार्मूले में कैपिटल रेसिप्ट यानी कि यहाँ पे जो बोरोइंग लिखी हुई है वो हम नहीं लेते, नहीं कंसीडर करते, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया आपका। क्लियर? देन अब रेवेन्यू डेफ देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स, इनको इकट्ठा कर लो एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग ले आओ। क्लियर? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स, इसका मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया इसका मतलब, यानी कि इट विल बिकम रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट उसने 3% लिख दिया भाई, एंड फिस्कल डेफिसिट उसने 7% लिख दिया, और मुझसे उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है। कितना आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी 7 - 3 यानी कि 4%, तो 4% ऑफ जीडीपी इज ए करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? फार्मूला था। चलो आगे देखिए,
अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए, वैसे मैं ये क्वेश्चन अपने काफी सेशंस में पहले भी समझा चुकी हूँ, पर फिर भी ना लर्नर्स को इसमें वो रहता है थोड़ा, ये क्वेश्चन ही समझ आता हमको, समझते हैं हम इसको अच्छे से। देखो ध्यान से देखो, अब उसने ना आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यूटिलिटी फंक्शन, Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, कॉपी पेन पे लिखो अदरवाइज समझ नहीं आएगा फिर से। Q1 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय Q2, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर? मिनट रिकॉर्डिंग है ना, प्रोग्रेसिवली चल रही है। यस, चलो तो अब आगे क्या उसने कहा है, सपोज करो प्राइस फर्स्ट कमोडिटी का 1 है, सेकंड कमोडिटी का 2 है, ठीक है। कंज्यूमर जो है ना वो वांट्स टू स्पेंड अमाउंट ऑफ K यूनिट्स ओनली, भाई मैं K यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो इस K यूनिट्स, मेरे पास बजट कितना है, इतना K यूनिट्स का, इतना ही खर्चा मैक्सिमम कर सकता हूँ, इसके चलते मेरी यूटिलिटी को मैक्सिमम करो, मैक्सिमाइज करो, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब देखो जो एक्सपेंडिचर का हम फार्मूला क्या करते हैं, बजट लाइन जब हम पढ़ते हैं तो टोटल बजट इज इक्वल टू क्या कहते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, है ना। अब यहाँ पे 2 कमोडिटीज है, तो बजट क्या बनेगा, इनके एक्सपेंडिचर की इक्वेशन क्या बनेगी, प्राइस ऑफ 1 क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ सेकंड क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी, ये बनेगा, ठीक है। कितना है टोटल उसका बजट, K है, ठीक है। P1 दिया हुआ है उसने, 1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, हाँ 2 दिया हुआ है, तो यानी कि मेरा K ये बना, ये बना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, 2 वेरिएबल्स हैं और साथ में कंस्ट्रेंट, ये आपका कौन सा केस, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा हेशन मैट्रिक्स, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, हेशन मैट्रिक, अपना लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, इन सब चीजों का मैंने तोड़ इस चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो 1 घंटे की बनाई हुई है भाई, सब चीजें उसमें आपको समझ आ जाएंगी A to Z, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैक्सिमम मिनिमा वाला एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे, वो वीडियो देख के जाओगे तो, ठीक है। चैनल पर मौजूद है, सर्च करके देखना, एक बार सामने आ जाएगी चैनल पे, ठीक है। तो अब ये, अब यहाँ पे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगना है, लेट्स सी कैसे लगना है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर में हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे यूटिलिटी लगा दो, ठीक है, प्लस यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन है वो लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लगा देती हूँ, यहाँ पे अपना ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा, बिकॉज इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्लस लैम्डा, यहाँ पे सब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, Q2 प्लस Q1 है, सॉरी यहाँ पे है ना, Q1 प्लस 2Q2 माइनस K, ये है, ठीक है। अब डेरिवेशन करो, सबसे पहले हम Q1 की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे। Q1 की रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेशन करूंगी ना तो Q2 को कांस्टेंट कंसीडर करूंगी, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेशन। क्या, पार्शियल डेरिवेशन। अगर मुझे Q1 की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करनी है तो Q2 को मैं कांस्टेंट कंसीडर करूंगी, ठीक है। मान लीजिए आपको 2x की डेरिवेशन करनी है तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। अब इसी तरह यहाँ पे अगर मैं Q1 की रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो Q2 मेरा एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट बेसिकली, है ना। तो अब Q2 Q1 की डेरिवेशन क्या आएगी, अगर मैं Q1 की रिस्पेक्ट में करूंगी तो Q2 आएगी, जैसे यहाँ पे 2 आई थी, बिकॉज Q2 इज ए कांस्टेंट। बात समझ गए, ठीक है। तो इट विल बिकम Q2 प्लस, अब यहाँ पे इसका क्या बनेगा, देखो Q1 की रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, 2Q2 0 है, K भी 0 है, कांस्टेंट है बिकॉज ये, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा Q1 की डेरिवेशन कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी, लैम्डा, राइट। अब यही चीज अगर मैं Q2 की रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगी, देखो Q1 प्लस, अब इसका होगा Q1 भी 0, K भी 0, 2Q2 है ना, तो 2 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 लैम्डा, ये क्लियर। अब इनको आप 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। अब एक तीसरी और डेरिवेशन करो लैम्डा की रिस्पेक्ट में, लैम्डा इसकी लैम्डा की रिस्पेक्ट में क्या आएगी, लैम्डा की रिस्पेक्ट में Q1 प्लस 2Q2 माइनस K, ये आ जाएगी, इसको भी 0 के इक्वल पुट करना, ठीक है। सबको 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब यहां से देखो Q2 कितना निकलेगा आपका, Q2 आ जाएगा माइनस लैम्डा एंड Q1 कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा ओवर 2,
सॉरी -2 लैम्डा, ठीक है। Q2 भी निकल गया, Q1 भी निकल गया। अब इसमें पुट करो, नीचे आ जाते हैं। अब इसमें पुट करो, ये जो है ना मेरा ऊपर Q1 प्लस 2Q2 माइनस K इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें पुट कर दो Q1 की वैल्यू -2 लैम्डा एंड Q2 की वैल्यू माइनस लैम्डा, माइनस K इज इक्वल टू 0। यहां से निकालो अब लैम्डा क्या निकल रहा है, -2 लैम्डा -2 लैम्डा माइनस K इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, -4 लैम्डा इज इक्वल टू K, यही है ना। लैम्डा आ गया आपका -K/4, राइट। यही आया लैम्डा -K/4, ठीक है। अब Q1 क्या था मेरा, -2 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो, -K/4, माइनस माइनस कट गए, 2 से 2 कट गया, ये आ गया K/2, राइट। इसी तरह अगर Q2 पर पुट करोगे, Q2 कितना है, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -K/4, माइनस माइनस कट गए, K/4। आंसर क्या आ गया, Q1 आ गया K/2 एंड Q2 आ गया K/4, राइट। दिस विल बी योर आंसर, थर्ड वाला, ठीक है। क्लियर है, ओके। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल। चलो अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ये समझो। देखो कहने को ये सिर्फ 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, पर क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज इसमें अच्छे से समझानी है, तो पूरा एक एक स्टेप करके हम इसके 10 स्टेप बना के करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक एक स्टेप दिमाग में समझ आ जाए, एग्जाम में सॉल्व करते वक्त चाहे आप 2 स्टेप्स में निकाल दो, पर मैं अभी समझाने के लिए आपको पूरा लंबा चौड़ा अच्छे से टेक्निक समझाऊंगी कि क्या है ये इसके पीछे का कंसेप्ट, ठीक है। देखो जब आप इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के भी 2-3 मेथड्स हैं, जो मैंने अभी आपको बेसिक डिफिनेशन वाली वीडियो बताई ना, उसमें मैंने समझाए हुए हैं सारे। एक तो हम इंटीग्रेशन सिंपल कर देते हैं, जिसमें कोई भी फार्मूला कुछ भी नहीं लगता। एक इंटीग्रेशन होती है जो हम आपका एक फार्मूला लगता है जिसमें यूवी वाला फार्मूला, ठीक है। एक इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमको डिवाइड करना पड़ता होता है, ठीक है। ये वाला जो इंटीग्रेशन है सब्सटीट्यूशन है, इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे पहले इसको लिख लेती हूँ बिकॉज वहां पे सोल्व होगा नहीं। x² प्लस 1 dx, ये। अब इसमें इंटीग्रेशन का सब्सटीट्यूशन वाला मेथड ही लगेगा, और कोई यहाँ पे नहीं लग सकता। तो हमको ना क्या करना है, देखो समझो, ये जो मेरा यहाँ पे है ना x² प्लस 1 है ना, इसको u के इक्वल पुट कर लो। देखो x² प्लस 1 को u के इक्वल पुट कर लो, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर लो। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसका डेरिवेशन करूंगी, लेट्स सी du ओवर dx अगर मैं करूंगी, तो मेरे पास कितना आएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये चीज चाहिए कि ये जो मैंने u के इक्वल चीज पुट की है ना, इसकी जो डेरिवेशन है ना, उसका कुछ ना कुछ जो है इस इक्वेशन में मौजूद होना चाहिए, तभी पुट करने का फायदा है। दोबारा से सुनो, जो मैंने, गर्मी लग रही है बहुत, 2 मिनट। हाँ, जो मैंने यहाँ पे x² प्लस 1 को u के इक्वल पुट क्यों किया, मुझे कैसे पता चला कि इसको u के इक्वल पुट करने से मेरा सोल्व हो जाएगा। समझो, x² प्लस 1 की अगर मैं डेरिवेशन करूंगी तो 2x आएगा। 2x का कोई एलिमेंट यहाँ इसमें वेरिएबल जो है, बेसिकली 2x में जो वेरिएबल है वो इसमें मौजूद है। हाँ, 2x का x यहाँ पे मौजूद है, यानी कि मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये इसका इस तरह से आप सोच के देख सकते हैं, पुटिंग करने से पहले कोई पुटिंग वाला आ जाए, ठीक है। अगर ये जो चीज जो आप पुट कर रहे हैं, इसका जो बेसिकली डेरिवेशन है, ठीक है, उसका जो वेरिएबल है वो आपका मौजूद होना चाहिए आपके फंक्शन में, ठीक है। देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका डेरिवेशन 2x है, 2x का x यहाँ पे मौजूद है, 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 2 एक कांस्टेंट है, 2 को मैं अपनी तरफ से भी ले सकती हूँ, है ना। कैसे, देखो, अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें, को फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, है ना।
मतलब न्यूट्रल ही हो गया ना काम, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन ऐसे बन सकती है, राइट, बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो du इज इक्वल टू 2x dx, या हम ऐसा बोल सकते हैं du ओवर 2x इज इक्वल टू dx। तो यहाँ पे अब 1/2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब या सिंपल इसको रहने दो, ये जो आपका 2x dx है ना, इसकी जगह पे du पुट कर देंगे हम, 2x dx, इसकी जगह पर आई कैन राइट d, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आई कैन राइट दिस, u का इंटीग्रेशन, u का अंडर रूट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है, क्या होगा, u क्या करना होता है हमको, पावर में प्लस कर देना होता है, u देखो u की पावर है 1/2, राइट, इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम, ध्यान से समझो, पावर में 1 प्लस करना होता है, यानी कि 1 + 2 में आप 1 प्लस कर दो, और डिवाइड में भी 1 + 2 + 1 आएगा। तो अगर मैं 1 + 2 में 1 प्लस करूं तो इट विल बिकम 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और डिवाइड में भी आ जाएगा 3/2। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। ठीक है जी, अब इट विल बिकम 1/2 u की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब 2 से 2 कट गए, है ना, u किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल था, यानी कि इसकी पावर आ गई 3/2, और डिवाइड में कितना है, 3 है, देखो यही आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2 1/3, और इंटीग्रेशन का रूल होता है हम साथ में प्लस कांस्टेंट लगाते हैं, है ना, दैट इज हो गया क्लियर सबको। अच्छा, इंटीग्रेशन से रिलेटेड ना और भी क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम में आए थे, लेट मी फाइंड, अगर मुझे मिलते हैं तो। हाँ, एक डिवाइड वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन का, उससे क्या होगा कि आपको ना हर तरह के जो इंटीग्रेशन के सम्स हैं वो सॉल्व करने आ जाएंगे। हाँ लिखिए, ब्लैंक यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखने लगी हूँ मैं, मेरी बुक में आए, मैं अपनी बुक से ये ढूंढ कर लाई हूँ क्वेश्चन, ये भी एक बार आया था इंटीग्रेशन का, देखो, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन आया था आपको एक बार। अब इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करके ही ये हल होगा इसका, यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग। देखो करिए डिवाइड मेरे साथ साथ, एक्स स्क्वायर को बीच में रखिए, एक्स प्लस 2 को बाहर रखिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं x प्लस 2 से x को मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि अगर मैं x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर आपस में गए कट, यहाँ पे माइनस साइन लगता है, पता ही होगा ये आपको, ऑपोजिट हमेशा, -2x आ गया यहाँ पे मेरा। अब -2x का हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इट विल बिकम -2x -4, -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आ गया -2x -4, ये आपस में कट गए, यहाँ पे प्लस का साइन 4 बचा, ठीक है। अब ये बेसिक डिवाइड का रूल है, जब आप बचपन में डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते थे तो क्या करते थे, सबसे सेंटर में हम रखते थे इसको, जो मेरा क्यूटेंट है x -2, सबसे ऊपर हम रखेंगे जिससे मैंने डिवाइड किया x,
सॉरी जो रिमाइंडर आया 4 और जिससे मैंने डिवाइड किया वो नीचे आएगा x+2। ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता था। और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन अब कैसे बनाना है मुझे, कैसे बनाते हैं देखो, याद करवाती हूँ आपको इजी वाले से थोड़ा। मान लो ये मेरा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमको सिंपल नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे बनाते थे, 4 2 का 8 + 1 9/4 ऐसे ही करते थे, है ना। अब इसको भी ऐसे करें, मल्टीप्लाई करो इसको, x - 2 x+2 +4 कर देंगे डिवाइड बाय x+2, ये आ जाएगा। क्या कटिंग करके हो गया। अब ये इसको अलग अलग अगर मैं कर दूंगी, देखो ऐसे एक एक स्टेप बता रही हूँ करके आपको, ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग। ये आपस में कट गए, क्या बचा मेरे पास, x - 2 +4/x+2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप लोग, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, देखो x का इंटीग्रेशन x²/2, इसका आ जाएगा -2x प्लस, देखो log x का डेरिवेशन होता है 1/x एंड 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 है log x+2, और इंटीग्रेशन का रूल है कांस्टेंट प्लस लगाते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, x² + 2, देख लो यही आंसर है। हाँ, x² + 2 - 2x + 4 log x+2 + c, सेम आंसर है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, कहते हैं इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 12% है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 25% है, इनकम दी हुई है 150 बिलियन है, ये ठीक है। बेस्ड ऑन हैरेड डॉमर मॉडल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट एट व्हाट रेट इनकम मस्ट ग्रो। अब एक चीज मुझे बताइए, हैरेड डॉमर का जब हम मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हम फार्मूले पढ़ते हैं बहुत सारे, हैरेड के फार्मूले अलग हैं, डॉमर मॉडल के फार्मूले अलग हैं। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो इसने मुझे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दी हुई है। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है इसका जिक्र हम हैरेड वाली इक्वेशंस में करते हैं नहीं, उसमें तो कैपिटल आउटपुट रेशियो करके होता है। सी, ये प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर कट याद हो तो हम डोमर वाली इक्वेशंस में पढ़ते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार, याद करो डोमर की इक्वेशन जिसमें हम इस तरह से ये चीज करते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सिग्मा ए, आया याद कुछ, टू मेंटेन स्टेडी ग्रोथ रेजर एज इक्विलिब्रियम, है ना। अब इसमें अगर मैं सिर्फ सप्लाई साइड की इक्वेशन की बात करूं, सप्लाई साइड की इक्वेशन तो हम ये लेते हैं, ये अब मेरी सप्लाई साइड की इक्वेशन होती है ना, जिसको मैंने ओके वाली ट्रिक से आपको कहा था याद रखने के लिए, ये यहाँ पे लगेगी ओके वाली इक्वेशन। कॉज उसने जो गिवन दिया हुआ है उसके आधार पर उसने प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दी हुई है मुझे, जिसको हम डॉमर के मॉडल में ऐसे सिग्मा लेते हैं, सॉरी के लेते हैं, और ये इस चीज को हम लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, है ना। ठीक है, सो दिस इज माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड दिस इज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सो y इज इक्वल टू दैट, y कितना है 150, पता क्या करना है इसमें हमको, एट व्हाट रेट इनकम, हाँ इनकम का पता करना है, इनकम मस्ट ग्रो। सो आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ गया 25%, 25% इनके 0.25 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया 0.12, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0.12 एंड 0.25 को मल्टीप्लाई मैं कर, ये देखिए पहले ना आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट वाली समझ लो, एग्जाम में कैलकुलेटर लो नहीं है, पॉइंट भूल जाओ, ठीक है पॉइंट नहीं है ऐसा समझ लो, 25 को 12 से करो मल्टीप्लाई, ये लो 300 आ गया, 300 आ गया। अब ओरिजिनल मेरे पास ये था 0.25% का मतलब 0.25 ही है ना, तो अब इसमें देखो पीछे से 2 रकमों के बाद पॉइंट, इसमें भी 2 रकमों के, टोटल 4 रकमों के बाद पॉइंट लगाना है मुझे, यानी कि 1 2 3 3 है, एक और 0 लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लगेगा मेरा,
दैट विल बी 0.03, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.03। पर क्योंकि उसको परसेंटेज में मुझे निकालना है तो परसेंटेज फॉर्म में वो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इट विल बिकम 3%, 3% दैट, ठीक है। इसका आंसर, फाइनल आंसर की इसमें 3% ही है ना, यहाँ पे पता नहीं क्यों 0.3, वैसे 3% ही है इसका सही जवाब, ठीक है जी। इस तरह से आगे देखिए, लेट्स मूव अहेड। फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, प्राइजेस दिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है पर ध्यान से समझोगे समझ आ जाएगा। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ना उसने यहाँ पे क्या है कि आपको प्रोडक्शन वाला फंक्शन तो दिया हुआ है पर उसने ना कॉस्ट फंक्शन नहीं यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या हुआ, हाँ उसने यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट फंक्शन मुझे खुद क्रिएट करना पड़ेगा। कॉस्ट फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, देखो कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं लेबर, प्राइस ऑफ लेबर प्लस कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यानी कि कॉस्ट फंक्शन आ गया, प्राइस ऑफ लेबर कितना है मेरा 1, यानी कि 1L, प्राइस ऑफ कैपिटल 4 है दैट इज 4K, यानी कि कॉस्ट फंक्शन आ गया मेरा L प्लस 4K, राइट, L प्लस 4K, ठीक है। अब आप प्रॉफिट, उसने मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि मुझे प्रॉफिट का पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट का इक्वेशन बनाने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितना है भाई, रेवेन्यू है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है, दैट मीन्स प्राइस को हमको वैसे ही लेके जाना पड़ेगा, एक मिनट, प्राइस दिया हुआ उसमें, हाँ प्राइस दिया हुआ, देखिए प्राइस ऑफ आउटपुट 9 दिया हुआ है उसने, तो यहाँ पे फिर मैं सिर्फ प्राइस के पीछे 9 ही लिखूंगी, ठीक है। तो आउटपुट कितना है मेरा 12 माइनस 1/L के L प्लस के, राइट, और कॉस्ट फंक्शन कितना दिया हुआ है L प्लस 4K, ये दिया हुआ, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करके पूरा वो जो ट्रिक है हमारा मैक्सिमम करने वाला वैसे ही करना है हमको, तो एक मिनट इसको ना अलग पूरे उस पर करती हूँ सॉल्व, अलग शीट पर, इस इक्वेशन को अलग स्लाइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा फिर वो आधा अधूरा बीच में ही रह जाएगा, वेट, देखिए रेड नहीं वाइट, तो क्या हमने किया था अब तक, इक्वेशन जो बनाई थी प्रॉफिट की ये थी, इट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू 9, 12 माइनस 1/L के L प्लस के माइनस L प्लस 4K, ये ठीक है। देखो अब इसका मुझे डेरिवेशन बेसिकली फाइंड करना है ना, फर्स्ट डेरिवेशन, तो फर्स्ट डेरिवेशन कितना आ जाएगा, अच्छा हम ऐसा करते हैं पहले मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सा कर लेते हैं, टिपिकल सा थोड़ा बना हुआ है ना, देखो 108 आ जाएगा ना, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, सो 12 9 का 108 हो गया, माइनस 9/9L प्लस 9K डिवाइड बाय L के, ठीक है, माइनस L माइनस 4K, राइट। देखिए इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो दैट विल बिकम 108 माइनस 9L/L के माइनस 9K/L के माइनस L माइनस 4K, राइट। L के साथ L कट गया, K के साथ K कट गया, इट विल बिकम 108 माइनस 9/K माइनस 9/L माइनस L माइनस 4K। अब इसका डेरिवेशन अगर मैं L के रिस्पेक्ट में निकालूं ये 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1/L की डेरिवेशन क्या होगी, 1/L की डेरिवेशन क्या होती है, ध्यान से समझो, देखो 1/L की डेरिवेशन L माइनस 1 ना, इसका मतलब इसकी डेरिवेशन -1 L माइनस 2 हो जाएगी,
यानी कि -1/L²। आई बात समझ में? नहीं समझ आई तो अपने पेन पेपर पर करके देखना, लग जाएगी। तो 9/k 0 बन गया बिकॉज कांस्टेंट है। इसका डेरिवेशन आ जाएगा मेरे पास 9 -1/L²। ये -1, ये भी 0 बन गया। दिस विल बिकम, और इसी तरह अगर मैं k के रिस्पेक्ट में निकालूं तो वो भी यही है -1/k², बस यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तो पहली जो इक्वेशन है वो मेरी क्या बनी, 9/L² -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मेरा आराम से L निकल सकता है ना, 0 0 हो गया। L² आ गया आपका 9, यानी कि L आ गया मेरा 3, राइट। L3 निकल गया। अब K भी इसी तरह से निकल जाएगा, 9/k² -4 इज इक्वल टू 0, 9 -4k² इज इक्वल टू 0, तो -4k² इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कट गए, k आ गया आपका 3 3 का 9, 2 2 का 4, दैट इज 3/2। क्लियर? तो ये हो गया आपका 3/2। अब k एंड l की वैल्यूज निकल गई हैं, बस इसको आप आपको प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर दो। ठीक है, कि ये वाली दोनों वैल्यूज ना l एंड k की, ये जो मेरा प्रॉफिट फंक्शन बना था ना ये वाला, यहाँ पे पुट करें, इसलिए रेज कर दूं इसको, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है ना। यहाँ पुट करिए अब इसको, इन दो वैल्यूज को जो हमने अभी निकाली है k एंड l की, करिए पुट प्रॉफिट पर इसको। 108 - 9, k कितना है 3/2, रेसिप्रोकल करके हो जाएगा 2/3, और l कितना है, l मेरा 3 आया था, -3 -4 3/2, ये 108 -3 3 का 9, 3 2 का 6 -3 3 का 9 -3 -2 2 का 4 3 2 का 6। करिए इसको, कितना आया, कैलकुलेटर पर मैं कर रही हूँ, आप अपने उससे कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पूरा। 108 -6 -3 -3 -6, right, that is 90, and 90 is your 100% accurate answer. क्लियर? ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी। अब ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा है 2 गुड्स मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है दोनों गुड्स का। ठीक है, पता क्या करना है आपको, इसमें मैक्सिमम रेवेन्यू पता करना है। ठीक है, तो रेवेन्यू का क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, है ना। पर यहाँ पे अभी दो फंक्शंस है, तो यानी कि मैं दोनों का अलग अलग फाइंड करके दोनों को प्लस कर देती हूँ, है ना। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि इकट्ठा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाली का देखो, पहले वाली का प्राइस एंड क्वांटिटी, सो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। हाँ, so it is 36 minus 3x, right? Price 36 minus 3x. इसको ना मुझे अलग लिखना पड़ेगा, एक मिनट, उल्टा कर दिया ना। ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू 36 माइनस 3x, एंड ये क्यों मेरा x है, रेवेन्यू। अब ठीक हो गया, चलो। सो रेवेन्यू बन गया मेरा 36x माइनस 3x²। ठीक है, अब रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है मुझे, यानी कि रेवेन्यू की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, सो इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं, इट विल बिकम 36 माइनस 6x। अब मैक्सिमा का क्या रूल होता है, 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो दैट इज -6x इज इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कट गए, यहाँ पे आ गया x मेरा 6 है। ठीक है जी, x मेरा 6 आ गया। अब y पता करते हैं। ठीक है, ये x वाला था रेवेन्यू, अब y वाला करिए p क्यू। ठीक है, कितने p, 56 माइनस 4y, और क्यू मेरा यहाँ पे y है, दैट इज 56y माइनस 4y²। अब इसका अगर मैं डेरिवेशन करती हूँ तो ये आ जाएगा 56 माइनस 8y, इसको 0 को इक्वल पुट कर दो, -8y इज इक्वल टू -56। ठीक है,
साथ साथ में कर रहे हो? जी, तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस, वाई मेरा 7 आ गया, वाई 7 निकल गया, एक्स निकल गया 6। अब इसको पुट कर दो रेवेन्यू पर, ऐसे। ये देखो, ये पहले वाला आपका रेवेन्यू वाला फंक्शन क्या था, पहले वाला रेवेन्यू फंक्शन ये था, दूसरे वाला रेवेन्यू फंक्शन ये था, है ना। पुट कर दो, पहले वाले पे अगर हम पुट करते हैं एक्स वाले रेवेन्यू पर तो आ जाता है 36, 6 माइनस 3, 6 का 36, ठीक है। दूसरे पे पुट करते हैं वाई पर तो कितना आ जाएगा 56, वाई कितना 7 है, माइनस 4, 7 7 का 14, ये आ जाएगा। अब इसको करो कैलकुलेट, क्या आएगा कैलकुलेट करके, सारा कैलकुलेट करना। ये आ गया आपका 216 माइनस 36, 3 का 108 हो गया, है ना। तो 216 माइनस 108 इज इक्वल टू 108, राइट, 108। अब ये वाला करना, 56 को 7 से करोगे इट विल बी 392 माइनस 49 को 4 से करोगे तो इट विल 196, है ना, 196। तो ये 196, अब इसको प्लस कर लो दोनों के, क्योंकि टोटल देखना है ना मुझे, तो मतलब 196 प्लस कर लो 108, कितना आ जाएगा 304। तो ये लो सेकंड ऑप्शन का, मैं तो कैलकुलेटर से कर रही हूँ बिकॉज मुझे आपको इतना अभी आगे जाके न्यूमेरिकल समझाने हैं, इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है। आपको ये सारी कैलकुलेशंस खुद प्रैक्टिस में भी खुद करनी है, प्रैक्टिस में भी कैलकुलेटर यूज मत करना क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर लोन नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आ गया सही। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसने क्या क्या है, कहता है जीडीपी मेरे पास दी हुई है, इन सबका सम दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी दिए हुए हैं और इंपोर्ट्स पता करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर समझाती हूँ, देखिए। अब यहाँ पे जीडीपी वाली, पहले तो जीडीपी वाला फार्मूला लगाइए। जीडीपी वाला फार्मूला क्या है मेरा, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। अब एक एक चीज देखो क्या क्या दिया हुआ है उसने। जीडीपी दी हुई 5465, 5465, ठीक है जी, 5465। आगे और क्या दिया हुआ है, सम, इन तीनों का सम दे दिया, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5496, 5496, यानी कि इन तीनों का सम। आगे क्या है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितने हैं 673, यानी कि 673, और इंपोर्ट मुझे नहीं पता, बड़ा सिंपल है भाई, 5465 में से माइनस कर दो 5496 को, माइनस कर दो 673 माइनस एम, ये माइनस में आएगा कि बड़ी रकम के साथ माइनस है, जो आएगा माइनस माइनस कट जाएगा और आपका ये इंपोर्ट्स करके देख लो 704 आ जाएगा, ठीक है। सेवन जीरो फोर बिल्कुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कह रहे हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल जीडीपी का 1000 बिलियन है, एमपीसी दिया हुआ है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज। देखो ध्यान से ना इस क्वेश्चन को समझो, कहता है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इज 1000 बिलियन, ठीक है, जीडीपी का इक्विलिब्रियम लेवल, एमपीसी दिया हुआ है और उसने क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है बाय 100 बिलियन, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड न्यू लेवल ऑफ जीडीपी फाइंड करिए। तो ध्यान से देखो, फार्मूले लिख लो पहले सारे जितने आपको आते हैं इसके। देखो मल्टीप्लायर का, जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है, एक ये होता है 1/1 माइनस एमपीसी, है ना, एक ये होता है और एक दूसरा होता है जिसको हम बोल देते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी, यही है, ठीक है। अब उसने एमपीसी दिया हुआ है, आप ऐसा करिए, इससे ये वाला मल्टीप्लायर निकाल लीजिए, ठीक है। एमपीसी कितना है 0.75, यानी कि 1 माइनस करके 0.25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/25, ये आ गया 4 आ गया, ठीक है, यानी कि ये मल्टीप्लायर आपका 4 आ गया, ठीक है, दिस इज योर 4। अब और क्या उसने दिया हुआ है, जीडीपी मुझे न्यू लेवल इसका पता करना है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज दिया हुआ है उसने 100 बिलियन का, है ना, तो यानी कि यहाँ पे मैं 100 लगा देती हूँ, तो चेंज मेरा आ गया इनकम में 400 का चेंज हुआ है ना।
तो 400 का चेंज हुआ, यानी कि इनिशियल कितना था जीडीपी 1000 बिलियन, इनिशियल 1000 था, 400 का चेंज हो गया बीच में, मतलब इंक्रीज आ गया 400 का, तो अब कितना हो गया न्यू वाला, न्यू लेवल कितना हो गया जीडीपी का 1400, फोर्थ ऑप्शन में 1400 सही है, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अभी मैंने निकाल के बताया 4, क्लियर। चलो आगे देखिए, इन टू सेक्टर इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दी हुई है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट भी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन पता करना है। देखो समझो, अब ये हम फार्मूला लगाते हैं, ये वाला कंजम्पशन है और क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा सी प्लस आई वाला, है ना, सी प्लस आई लगेगा। देखो कंजम्पशन जो होती है ना, एक होता है कंजम्पशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन, इस तरह ये कंजम्पशन का फार्मूला, अब ध्यान से देखो, इसमें उसने ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 बोली है, यानी कि ये आपका 50 आ जाएगा, दिस इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, यही होती है ना। और बी दिया हुआ है उसने 0.5, दैट मीन्स ये चीज आपकी 0.5 है, ये आपकी कंजम्पशन की इक्वेशन बन जाएगी, है ना, दिस इज योर कंजम्पशन इक्वेशन, ठीक है, यही ऐसे ही है। ये देखो हमारे पास बी एमपीसी के इक्वल होता है, ए ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इनकम से प्रभावित नहीं हो रही है ना, डायग्राम में हम इसको ऐसे करते होते हैं ना, जो इनकम चाहे जीरो अपना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पर हम बोलते हैं कंजम्पशन हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, दिस पर्टिकुलर लेवल इज बेसिकली इंटरसेप्ट ए ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो इनकम से प्रभावित नहीं हो रही है ना। तो ये अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, पुट कर दो, y इज इक्वल टू सी आ गया आपका 50 प्लस 0.5 y, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दी हुई है उसने 100, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं ना दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट का वो नहीं दिया हुआ उसने दूसरा बी वगैरह कुछ भी, तो ये आएगा आपका, ठीक है। साफ साफ उसने लिखा कि ये जो बी है ये एमपीसी है, यानी कि ये कंजम्पशन वाली इक्वेशन का 0.5, इन्वेस्टमेंट वाली का नहीं, ठीक है। तो अब इसके करेंगे y माइनस 0.5 y इज इक्वल टू 150, दैट इज 0.5 y इज इक्वल टू 150, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं y आ गया 150 ओवर 0.5, ठीक है, यानी कि 1500 ओवर 5 आ जाएगा, 5 3 का 15, 300 आंसर आ रहा है इसका। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन फाइंड करनी है हमको, राइट। तो ये तो मेरा भी इनकम निकला ना, है ना। अब इस इनकम को, पर आंसर सेम आ रहा है, चलो अब इसको हम यहाँ पे पुट करना है बेसिकली हमको, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 300, 50 प्लस 150, ये तो 200 आ रहा है, इट विल बी 200, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन आपका 200 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका सही, ये देखो 200, इट इज 200, ठीक है। सो 200 बच्चे अब गलत करके आए होंगे, इसमें 300 लगा के आए होंगे, क्योंकि इनकम नहीं पूछी उसने, कंजम्पशन पूछी है ना, तो कंजम्पशन पूछी है तो हम 200 सही लिखेंगे इसका, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंक कंडीशन कैसे निकालते हैं, बहुत टिपिकल सा है ये, देखो टिपिकल नहीं है, मतलब अगर आपको समझ हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में एक करते हैं ऑर्डर कंडीशन, एक करते हैं रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन को निकालना सिंपल है, इजी है, रैंक कंडीशन को निकालना थोड़ा सा, इसको बारे में पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ क्या होती है बेसिकली, ये रेड वाला तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, चलो। रैंक कंडीशन में ना हम क्या करते हैं, रैंक कंडीशन में इन ए सिस्टम ऑफ जी इक्वेशंस एनी इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड if it is possible to construct at least one non-zero determinant of order g minus 1 from coefficient of variables excluded from that equation। ऐसे समझ नहीं आया होगा आपको कुछ, मैंने अपनी रैंक ऑर्डर कंडीशन वाली क्लास में चीजें बहुत डिटेल में समझाई। अब इसको पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसका क्वेश्चन मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पहले समझाती हूँ, उससे आपको समझ आएगा रैंक कंडीशन कैसे करते हैं सॉल्व, फिर उसके बाद हम ये जो आपको आया क्वेश्चन टिपिकल सा ये करते हैं, ठीक है। देखो
मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो नजर आ रहा है सबको, साफ साफ है ना। देखो ये मेरी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सिस्टम है, 3 इक्वेशंस इसमें दी हुई हैं, y1 y2 y3, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चरल मॉडल है। अब इसमें आपको उसने कहा है कि सेकंड इक्वेशन जो है उसको प्रूव करना है कि भाई ये रैंक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, सेकंड इक्वेशन का मुझे पता करना है, ठीक है। तो हम पहले ऐसा करते हैं, जितने आपके इसमें कितने वेरिएबल्स कितने हैं, देखो y1 है, y2 है, y3 है, x1 है, x2 है, x3 है, टोटल 6 वेरिएबल्स है ना, 6 वेरिएबल्स। तो देखो पहली इक्वेशन से शुरू करो, लेट्स सी, ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करो। फर्स्ट इक्वेशन में y1 है, y1 के नीचे मैंने, अब ये -1 पता क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इक्वल टू के उधर ले जाओ ना इसको, यानी कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, -y1 प्लस 3y2 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस म्यू, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू के एक साइड पर लेके आ गए तो वो -y1 बन गया। y1 -1 है पहली इक्वेशन में, है ना, क्योंकि उसके आगे यानी कि -1 है, y2 के आगे 3 है, फिर y3 है ही नहीं, 0, x1 के आगे -2 है, x2 के आगे 1 है, x3 भी नहीं है, 0। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में y1 है, नहीं है, 0, y2 है, हाँ है, बट दूसरी साइड जाके माइनस बनेगा, है ना, y3 है, हाँ 1 है, x1 है, नहीं है, x2 भी नहीं है, x3 है, 1, ठीक है। इसी तरह तीसरी इक्वेशन में y1 है, हाँ 1 है, y2 -1 है, y3 -1 आएगा, x1 x2 नहीं है, x3 -2 है, लिख लिया मैंने सारा ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, उसने क्या कहा था कि एक्सक्लूडेड जो रैंक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो कैसे होगी, उसके लिए मुझे यहाँ पे स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा। देखो समझो, आपको सेकंड इक्वेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी थी, सेकंड इक्वेशन को आपको स्ट्राइक आउट कर देना, ठीक है। ये सेकंड थी, इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, दिख रहा है, काट दिया, मतलब इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है। अब इसको स्ट्राइक आउट करने के बाद अगला स्टेप मेरा ये है कि सेकंड इक्वेशन में जो नॉन जीरो वाले कॉलम्स है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले कॉलम्स को भी आपको स्ट्राइक आउट कर देना। क्या लिखा है, कॉलम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यानी कि -1 नॉन जीरो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम स्ट्राइक आउट कर दिया, 1 भी नॉन जीरो था, स्ट्राइक आउट कर दिया, 0 0 ये भी नॉन जीरो था, स्ट्राइक आउट कर दिया। अब बचा क्या आपके पास, मेरे पास बच गया -1 -2 1 एंड 1 0 एंड 0, यही बचा ना, दिस वन, दोबारा लिखती हूँ, -1 -2 1 1 0 0, ये बच गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बचा है सारा कुछ एक्सक्लूड करके, इससे बनना चाहिए एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर g-1। g-1 का मतलब है, g का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितनी है नंबर ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हैं, 3 - 1 यानी कि 1, ठीक है, 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। अब यानी कि 2 ऑर्डर का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट मुझे इससे निकालना पड़ेगा। देखो अब इससे निकल रहा है ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 मतलब इसमें से आप कोई भी ऑर्डर 2 की ले लो, जैसे -1 1 -2 0, ये ऑर्डर 2 की है ना, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, इससे आपका डिटर्मिनेंट निकलना चाहिए जो 0 ना हो, है ना। ये कोई भी इनमें से 2 ऑर्डर की ले सकते हो, -1 1 1 0 भी ले सकते हो, नॉन जीरो टर्मिनेंट बनना चाहिए रैंक कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए, दैट इज द बेसिक। इस तरह से हम रैंक कंडीशन निकालते हैं। ऑर्डर कंडीशन निकालनी बहुत ईजी होती है, पुराने लेक्चर्स में देख लीजिएगा, मेरे सिखाई हुई है मैंने, ठीक है। रैंक कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसके लिए जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है, ठीक है, जिसको आदत हो गई है, सीखी हुई, जिसने ईजी हो जाएगी उसके लिए। तो यही चीज उसने यहाँ पे करी थी कि इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बनाना g-1 ऑर्डर का उन वेरिएबल से दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वेशन। तो अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें कितनी इक्वेशंस हैं, 1 2 4 इक्वेशंस हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का बनेगा, 3 ऑर्डर का, यानी कि 4 - 1 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, y1 है, y2 है, y3 है, x1 है, x2 है, x3 है और y4 भी है, यानी कि 7 वेरिएबल्स हैं, 4 5 6 7, ये दिख रहा है ना क्लियर सारा एंड तक, हाँ दिख रहा है, तो 7 वेरिएबल्स हैं। अब उसी तरह से करो, ये y1 के आगे 1 है, मतलब मुझे ना ये कांस्टेंट्स नहीं लेने, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं आपने देखने, इसको हटा दो, ये इसको भी देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल्स वाले देखने हैं, ठीक है। पहले का 1 है,
y2 का -b12 -b13 ऐसे लिख लिए मैंने सारे, ठीक है ना, समझ आई, ऐसे सारे लिख लिए। ऐसे सारे लिख लिए जैसे मैंने पुराने पहले लिखे थे। अब लिख लिए, इसमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने बोला है ना, फाइंड द इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड को स्ट्राइक आउट कर दिया, सेकंड को स्ट्राइक आउट करने के बाद जो सेकंड में नॉन जीरो एलिमेंट थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद जो मेरे पास बचा दैट इज वो बचा -b12 0 0 देन 0 0 0 देन -b42 है 1 है एंड -α43 है ना, ये बच गया। अब इससे आपका 3/3 है ही 3/3 का ही है, 3/3 का नॉन जीरो टर्मिनेंट बन रहा नहीं बन रहा, क्योंकि जब कोई भी मैट्रिक्स होता है ना उसमें पूरा एक कॉलम या पूरा एक रो जीरो होता है तो उसका टर्मिनेंट जीरो ही आता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है टर्मिनेंट्स की, इसका टर्मिनेंट जीरो आएगा, यानी कि नॉन जीरो टर्मिनेंट इससे नहीं बनेगा, यानी कि ये आइडेंटिफाई नहीं है, ये आइडेंटिफाइड नहीं है, ये अनआइडेंटिफाइड है। आई बात समझ में, दैट इज अनआइडेंटिफाइड, यानी कि रैंक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दैट्स वाई इसका थर्ड आंसर सही है। इस तरह से हम रैंक कंडीशन जो है ये पता करते हैं। आज के बाद आपको आई थिंक भूलेगी नहीं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसने क्या है कि 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास 13 है, एरर टर्म का वेरिएंस उसने दिया हुआ है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मुझे पता करना है। लेट्स सी, आर स्क्वायर का फार्मूला होता है ये वाला 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ऐसे करके, है ना। यहाँ ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये सारा हमने पूरा इसका डेरिवेशन वगैरह अपने उसमें किया हुआ है कोर्स वाली वीडियोस में। सो अब ये फार्मूला बेसिकली इसमें लगेगा। अब ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये बेसिकली रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर नहीं है, ये वेरिएंस है एरर टर्म का, इससे मुझे रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखो वेरिएंस का ये फार्मूला होता है, ध्यान से देखो, ये वेरिएंस का, ये वेरिएंस है ना सिग्मा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है वेरिएंस का रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर n माइनस के, n माइनस के क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि अगर मैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से एडजस्ट कर दूंगी तो वो मेरा वेरिएंस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेरिएंस है उसको इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो कितनी है आपकी वेरिएंस, कितना दिया हुआ है उसने 0.893652, सो कॉम्प्लिकेटेड, 0.893652 3652, ठीक है। n कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। और k हम कितने लेंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो k हम 2 लेंगे, यानी कि यहाँ पे 11 आ जाएगा। वैसे अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर 3 भी ले लें, एक इंटरसेप्ट को भी काउंट कर ले तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 3 कंसीडर करूंगी के को तो वो सॉल्व करना सिंपली, क्योंकि आंसर तो अप्रोक्सीमेट ही देना है हमको वैसे भी, है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 10 ना आ जाएगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा रेदर देन 11 से मल्टीप्लाई करने के, है ना। तो यानी कि अगर हम 0.89 अप्रोक्सीमेट लेते हैं 89, चलो सारा ही ले लेते हैं, इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो आपका ये आ जाएगा, लेट्स सी। अच्छा 11 से, देखिए बेसिकली मैंने क्या किया है, करना हमको उससे ही था, 11 से ही था, पर उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जानी थी, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला कि हम 10 से कर लेते हैं, बिकॉज आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा इतना, आंसर आपका अप्रोक्सीमेट ही आना है ना। तो ये आपका 8.93652 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो अब आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए आर स्क्वायर का, 1 माइनस 8.93652 डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है 105.1188, सो कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व।
हाँ, आंसर आपका आ रहा है 0.91 समथिंग करके, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर से भी करके देखा है। अभी हम देखते हैं ऐसा, इसमें हम क्या करेंगे ना, बेसिकली 105.1188 माइनस 8.9365, ऐसे करो इसको, ये देखो ऐसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। मतलब आप अगर हम अप्रोक्सीमेट ही करें सिर्फ, तो 105 में से आप 9 माइनस कर दो, ठीक है। ये देखो 105 में आप कितने माइनस करोगे, 9 माइनस कर दो, करो 105 में से 9 माइनस, इट विल बिकम 96, है ना। तो 96 को आप डिवाइड कर दो 105 से, सिंप्लीफाई करना ना मुझे, अब इतना थोड़ी ना कैलकुलेट होगा कैलकुलेटर के बिना, अप्रोक्सीमेट आंसर तक पहुंचना है। तो 96 डिवाइड बाय 105 है अब मेरे पास, है ना, यानी कि 96 105 ऐसे है मेरे पास, ठीक है, यानी कि 0.0, ठीक है, 9 से होगा ना ये देखो 9 से 945 150, अब 105 से ही जाएगा ये समथिंग, दैट मीन 0.91 के अबाउट ये आ रहा है, 0.91 ये आ रहा है सेकंड आंसर से। इतना मतलब एक एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ, कैलकुलेट कैसे एग्जाम में उसको करके आना है, इजी वे से कैसे करना है ना। तो आई थिंक सबको समझ आ रहा है, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर दे देना अपने उसमें, पढ़ के अच्छा लगता है, इंथुसिज्म आता है और अच्छा पढ़ाने का, ठीक है। तो 0.991 आपका इस तरह से आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गया ऑर्डर कंडीशन, पहले जो मैंने समझाई थी वो क्या थी, रैंक कंडीशन थी, अब ये कौन सी आ गई, ऑर्डर कंडीशन आ गई। अब इसका देखिए, इसका वो रहता है रूल K-M-G-1 वाला, K-M-G-1। देखो K का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है, देखो इसमें एक, रिपीट नहीं करना, 2 3 4 5 5 5 5 6 है ना टोटल, मतलब K6 आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन का पूछा उसने, तो फर्स्ट इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, वो M आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5। जी का मतलब इक्वेशंस कितनी है, 3 इक्वेशंस है, दैट आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल्स, इंडिजिनस वेरिएबल्स भी 3 है, इक्वेशंस भी 3 है, ठीक है। पुट करो 6 - 5 3 - 1, यहाँ पे कितना आ गया 1, 3 - 1 2, ये ज्यादा है, दैट मीन्स अगर ये चीज ज्यादा है तो इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड होगी। अगर मेरा ऐसे होता है, दोनों इक्वल होते तो मेरी एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड होनी थी, अगर ये ज्यादा आ जाता तो ओवर आइडेंटिफाइड होनी थी, ठीक है। ये मेरी बुक में भी आपको सारी ये वाली दी हुई है, और यूट्यूब पर लेक्चर भी इसके मैं पहले भी ले चुकी हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज यहाँ पे और समझना, देखिए अगर मेरी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है, चाहे वो जस्ट यहाँ जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड, इसका मतलब वो आइडेंटिफाइड ही है, क्योंकि ओवर आइडेंटिफाइड में भी आइडेंटिफाइड तो है ही ना, बात समझे कि नहीं। सिर्फ अगर वो अनआइडेंटिफाइड आए, यानी कि इससे कम आए, ये चीज इससे कम आए, तब हम उसको बोलते हैं कि दिस इज नॉट आइडेंटिफाइड, द मॉडल इज नॉट आइडेंटिफाइड, तब बोलते हैं। चाहे वो ओवर आइडेंटिफाइड है तब भी वो आइडेंटिफाइड है, यानी कि उस पर हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये इजी क्वेश्चन आया, काफी इजी क्वेश्चन आ गया। 0.8 उसने दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और एज यू नो कि जब हम ये मॉडल बनाते हैं bx प्लस u, है ना, इसमें ये जो y है बेसिकली ये डिपेंड करता है x पर, है ना। y में कितने चेंजेस x बता रहा है, x से y में कितने चेंजेस को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम आर स्क्वायर बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्मिनेशन, जो भी मैंने आपको समझाया था आर स्क्वायर। एक्सप्लेन्ड मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से कितना वेरिएशन जो है ये x एक्सप्लेन कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड, और ये होता है अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, ये अनएक्सप्लेन्ड है ना। आर स्क्वायर हमको बताता है कि y में कितनी चेंजेस x एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स अगर मेरा कोरिलेशन 0.8 है तो कोरिलेशन का स्क्वायर हो गया 0.64, यानी कि 64% वेरिएशन जो है y में वो एक्सप्लेन किया जा रहा है इसके द्वारा, और रेस्ट जितना बचा वेरिएशन है 36% वो अनएक्सप्लेन्ड है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है।
आगे देखिए क्या कहे उसने, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज हुआ है बाय 100, टोटल टैक्स रेवेन्यू राइज हुआ है बाय 100। अच्छा एक चीज यहाँ पे साफ नजर आ रही, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ है वो टोटल टैक्स में चेंजेस के बराबर हो तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। अब बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर के केस ये देखिए, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1, तो इस केस में मेरा बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर 1 नहीं आ जाना है, जो सिंपल केंजियन मॉडल में हम देखते हैं। सो मल्टीप्लायर यहाँ पे मेरा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। तो जीडीपी कितना राइज होगा उसने क्या, देखिए करने को हम इसको लमका भी सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा एमपीसी का फार्मूला लगाओ पहले, वो निकालो वो निकालो, पर सिंपली क्योंकि इसमें दिया हुआ है उसने कि एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेवेन्यू बराबर है, यानी कि मल्टीप्लायर 1 आ गया, तो दैट इज वेरी सिंपल कि अगर मेरी ये चीज 1 आ गई सो दैट यू कैन मल्टीप्लाई, देखिए इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। बेसिकली मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी, राइट। तो मल्टीप्लायर मेरा 1 आ गया यहाँ पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसने 100 दिया हुआ है, राइट, 100 दिया हुआ है, तो इनकम में चेंज कितना आ गया, इनकम में चेंज आ गया 100, है ना, इनकम में चेंज 100, जीडीपी राइसेस बाय ₹100, क्लियर। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर से समझते हैं अच्छे से। देखो उसने कहा था इस क्वेश्चन में 6 नंबर ऑफ फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, यानी कि 6 डाइस है, ठीक है, 6 डाइस है जो साइमल्टेनियसली ऐसे रोल करके फेंक दिए साइमल्टेनियसली। मान लो यहाँ पे ना 6 बंदे खड़े हैं एक एक डाइस लेकर, ठीक है, तो 6 डाइस हैं टोटल, सबने साइमल्टेनियसली ऐसे रोल करके फेंक दी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी पता करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि ईच फेस शोज अप विद अ डिफरेंट नंबर, यानी कि पहली डाइस का 1 नंबर आया, दूसरी का 2, तीसरी का 3, मतलब हर डाइस पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ध्यान से समझो अब इसको, टोटल कितनी डाइस है, 6 डाइस है, और 6 डाइस है तो उस पर टोटल फेसेस भी कितने हैं, 6 फेसेस है ना, यानी कि मेरी यहाँ पे टोटल फार्मूला क्या होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम मेरी यहाँ पे आ जाएगी 6/6, 6 की पावर 6, क्योंकि डाइस 6 हैं और हर एक डाइस पर 6 फेस है, ठीक है, तो 6 की पावर 6 ये मेरा टोटल आउटकम बन जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम वो सब पर सेम ही है टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा, देखो टोटल कितने मेरे पास 6 है ना डाइसेस। अब ध्यान से समझो, पहला बंदा जो पहली डाइस लेके खड़ा है, ठीक है, उसके पास कितने, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है उसकी, अगर समझे तो 6 है, यानी कि 6 में से वो कोई भी नंबर उसकी डाइस पर आ सकता है। जो दूसरा बंदा है, अब एक फर्स्ट आ गया, अब उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 की बची है, बात समझे, है ना, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी तो यही फाइंड करनी है कि हर कर अलग अलग हो। अगर पहले पर फर्स्ट आ गया, दूसरे पर फर्स्ट नहीं आएगा, दूसरे पर 2 आएगा, यानी कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होगी 5 पर, उसके पास अब 5 में से चांसेस हैं। अगर पहले पर 1 आ गया है तो दूसरे के पास फर्स्ट टू 5 में से ही 1 आना चाहिए, अब 1 2 3 4 5, है ना। अब तीसरा बंदा है जो, अगर मान लो इस पर सेकंड आ गया, अब तीसरा बंदा है जो, उसके पास 4 ही बचे हैं अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 2 3 4, इसमें से ही कुछ जाए। बात समझ रही होगी नहीं, आई थिंक क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, कि अगर फर्स्ट के पास 6 में से कुछ भी आ सकता है, अब दूसरे के पास वो सिर्फ 5 आउटकम्स बच गए। मान लो पहले के डाइस पर फर्स्ट आ गया तो दूसरे की डाइस पर अब 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आ सकते हैं, 5 बचे उसके पास चांसेस। अब जो तीसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि इसकी 5 हो गई। अब जो तीसरा है, अब मान लो इसका सेकंड आ गया, अब तीसरा जो है उसके पास 3 4 5 6 इन चारों में से कुछ आ सकता है ना, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 रह गई। अब इसका मान लो थर्ड आ गया, अब इसके पास बचा 4 5 6, मतलब इन तीनों में से कुछ आ सकता है। बात समझेगी नहीं, तो अब ये इसको ये जो चीज है बेसिकली क्या है, ये फैक्टोरियल बन रहा है हमारा, 6 का फैक्टोरियल, दैट मीन 6 5 4 3 2 1, ये फेवरेबल आउटकम फैक्टोरियल बन रहा है 6 का, है ना, कि पहले का 6 में से कुछ भी आ सकता है, फिर 5 में से कुछ आ सकता है, 4 में से कुछ आ सकता है ना, फैक्टोरियल बन गया, यानी कि 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 की पावर 6, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ, चलिए अगले को, ये कर लिया हमने आई थिंक। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको भी करवाया था ना मैंने स्टार्टिंग में, कर सकते हो आप खुद उससे ये,
हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पता करना है, फाइंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। हाँ, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस पता करना है, विच कॉन्स्टिट्यूट द नंबर ऑफ हेड्स इन ए टॉस ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। देखो इसको हम थोड़ा एक लंबे मेथड से भी कर सकते हैं, पर हम अगर इसका शॉर्टकट देखें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आराम से सोल्व हो रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना, क्योंकि उसने क्या है, वेरिएंस पता करना है रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे हेड एंड टेल है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हमारे यूज कब होती है कि जब मेरे पास दो ही आउटकम्स हैं, सक्सेस या फेलियर, जैसे हेड एंड टेल, है ना, तो यानी कि इस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो P है मेरा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 0.5 ही होगा, है ना, हेड आने के चांसेस टेल आने के चांसेस सेम है। ठीक है, तो अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, उसमें वेरिएंस का फार्मूला अगर आपको याद हो तो NPQ होता है, ये होता है NPQ, बस यही फार्मूला लगना है यहाँ पे, NPQ, लेट्स सी, है ना, N2 आ गया मेरा, क्यों 2 आया, क्योंकि कितने N कितना दिया हुआ है उसने, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विच कॉन्स्टिट्यूट द नंबर ऑफ हेड्स इन ए टॉस ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, है ना, तो यानी कि दो कॉइन्स हैं तो N मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, फार्मूला क्या है NPQ, N2 आ गया, P कितना हुआ, हेड आने के चांसेस 0.5, टेल आने के चांसेस भी सेम 0.5, तो कितना हो गया ये 0.5, इसका आंसर आ गया, यानी कि 1/2। ठीक है जी, 1/2 फर्स्ट आंसर इसका सही आ गया आपका। आगे देखिए, डिमांड सप्लाई फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको प्रोड्यूसर सरप्लस पता करना है। प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे फाइंड करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस देखो, प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला होता है वैसे, जो आपका फंक्शन है वो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये फार्मूला होता है ना। अब दे दिए हुए इसको इक्वेट कर लो, पहले डिमांड सप्लाई इक्वेशंस को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो, 4x + 8 20 -8 4x + 5x 12 9 = 9x, ये लो x आपका 4/3 आ गया, राइट। p भी पता कर सकते हो, इस दोनों इक्वेशंस में किसी पर भी x की वैल्यू पुट कर दो, 4/3 20 - 5 4 का 20/3, ये आ गया आपका 3 60 - 20 यानी कि 40/3 आपका p आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगाओ, प्राइस कितना है 40/3, क्वांटिटी कितनी है 4/3, राइट। अब आपको क्या करना है, प्रोड्यूसर सरप्लस हमेशा हम सप्लाई इक्वेशन से फाइंड करेंगे, डिमांड से कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करते हैं। तो सप्लाई की इक्वेशन क्या है, 4x + 8, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 160/9 माइनस करो इंटीग्रेशन 4x² / 2 - 8x, यही आएगा, है ना, माइनस है बार अंदर, वो माइनस में चला गया, तो इट विल बिकम 160/9 - 4x कितना है मेरे पास आया 4/3, यानी कि 4 4 का 16/3 3 का 9, यही होया, है ना, -8, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो सारा, 2 8 का 16, 160/9 -8 4 का 32/9 -8 4 का 32/3, ये आ गया आपका। अब करिए इसको सॉल्व, 160/9 माइनस कितना है 32/9 देन 32/3, एलसीएम लो, एलसीएम में आ जाएगा 9, 160 -32 -9 3 3 का 9 और 32 को 3 से करोगे तो 3 2 का 6 3 96 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आया इसका 160 -32 -96 दैट विल बी 32,
32/9। देखो यही आंसर आ रहा है 32, सेकंड वाला आंसर आ गया आपका 32/9। इज इट क्लियर? ठीक है ना? ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए, बॉक्स ऑफ 9 गोल्फ ग्लव्स कंटेन्स 2 लेफ्ट हैंडेड एंड 7 राइट हैंडेड ग्लव्स। देखो वो कहता है 9 गोल्फ ग्लव्स हैं टोटल, उसमें ना 2 जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड है, और बाकी के 7 राइट हैंडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 9 है। समझ गए? अब उसने कहा कि 2 ग्लव्स रैंडमली सिलेक्ट की है उस बॉक्स में विदाउट रिप्लेसमेंट, का मतलब है मैंने उठा लिए, बीच में दोबारा वापस नहीं डाले मैंने, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज लेफ्ट हैंडेड एंड अदर इज राइट हैंडेड। तो क्या चांसेस हैं कि जो मैंने 2 ग्लव्स निकाले हैं उसमें से एक मेरे हाथ में लेफ्ट हैंडेड आ जाए और दूसरा राइट हैंडेड आ जाए। समझ गए? अब कैसे इसको सॉल्व करना, लेट्स सी। इसको मैं रेज कर लूँ, ये रेज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। चलो देखो, अब इसमें ना मुझे क्या करना है, मान लो पहले मैंने लेफ्ट हैंडेड, देखिए 2 तरह के चांसेस बनते हैं इसमें। उसने ये नहीं बताया कि पहले वाला लेफ्ट हैंडेड या दूसरे वाला राइट हैंडेड हो, या पहले वाला राइट, ऐसा नहीं बताया। सिर्फ यही फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि जो 2 निकाले हैं उसमें से कोई भी एक लेफ्ट हैंडेड निकले और कोई भी दूसरा राइट हैंडेड। यानी कि 2 तरह से चांसेस बनते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहला जो मेरा निकले वो लेफ्ट हैंडेड और दूसरा राइट, या ऐसा भी हो सकता है पहला राइट हैंडेड निकले और दूसरा लेफ्ट। ठीक है, ऐसे इसका बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, अब लेफ्ट हैंडेड जो है इसका कितने, देखिए लेफ्ट हैंडेड मेरे पास 2 थे ना टोटल, फेवरेबल आउटकम 2, और टोटल कितने हैं? 9 है। और राइट हैंडेड कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? टोटल 9 आएंगे। बताओ, टोटल 9 नहीं आएंगे, अब टोटल 8 आएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने एक निकाल लिया उसको दोबारा बीच में नहीं डाला, तो बीच में अब 8 बच गए। ठीक है, 8। इसी तरह मान लो पहले राइट हैंडेड निकला मेरे से, यानी कि 7/9। दूसरा जो निकाला वो मैंने लेफ्ट हैंडेड निकाला, यानी कि 2/, फिर से यहाँ पे 8 आएगा। समझ गए? तो ये हो गया 14/72 प्लस 14/72, यानी कि 14 प्लस 14/72 कितने? 28/72 आ गया। 28/72, यानी कि 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 3 का 6, 2 6 का 12, 2 7 का 14, 2 1 का 2, 2 8 का 16, 7/18 आ रहा है आंसर। हाँ 7/18, थर्ड आंसर इसका सही आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको करवाया है, वो मेरी बुक में भी डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया हुआ है। ये देखो, ये हम रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन का एक फार्मूला लगाते हैं। पहले ये फार्मूला समझो, T माइनस AI T1 ओवर 1 माइनस AI। यहाँ पे T का मतलब होता है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। T1 का मतलब होता है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इंपोर्टेड इनपुट, यानी कि जो इनपुट आपने इंपोर्ट किया उसका ये T1 है, जो आपके फाइनल गुड्स की कंजम्पशन है उसका T1 T है। ठीक है, यानी कि फाइनल गुड्स वाला T है, और इंपोर्टेड इनपुट जो है, इनपुट, फाइनल गुड्स इनपुट फर्क होता है ना, इनपुट का नॉमिनल टैरिफ T1 है, फाइनल गुड्स का जो है वो T है। समझ गए? अब AI क्या है? AI है यहाँ पे रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स। मतलब जो आपने इनपुट इंपोर्ट किए हैं उनकी कॉस्ट डिवाइड बाय जो फाइनल गुड्स के प्राइस है वो, इन एब्सेंस ऑफ टैरिफ, कि अगर टैरिफ नहीं लगा, टैरिफ की एब्सेंस में फाइनल गुड के प्राइस बेसिकली, ये इसका रेशियो है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसने जो क्वेश्चन दिया है यही है, देखो नॉमिनल टैरिफ रेट उसने कितना दिया है ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स इज 10%, यानी कि T मेरा 10% है। रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ, जो भी आपको करवाया A, दैट इज 0.8। देन नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इंपोर्टेड इनपुट जो T1 है दैट इज 20%, ये दिया हुआ है आपको रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, ये फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, लगाओ फार्मूला, 10 20 और 0.8, राइट, 10 0.8 21 माइनस 0.8, यही आएगा। ठीक है, कितना हो गया? 10 माइनस 1 16 हो गया ये, और 1 माइनस 0.8 0.2 हो गया। ठीक है, हाँ -30% जा रहा है, ये हो गया -6/0.2 -6/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 5 का 10, 6 5 का, ये देखो -30% आपका आंसर आ गया। क्लियर?
आगे देखिए, अब ये आपका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल निकालना है इसका आपको। अच्छा, ये प्रोड्यूसर सरप्लस वाला आप खुद निकाल लोगे ना, इससे मिलता जुलता सेम मैंने आपको करवा दिया, ये आप खुद निकाल लोगे। एक दो क्वेश्चंस ही और बचे हैं बस। अब ये देखो, इसको कैसे निकालना है हमको। उसने डिमांड फंक्शन दिया हुआ है कितना, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 100 माइनस पी, ये वाला है ना, और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 1/3 क्यू क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 111 क्यू प्लस 50। ठीक है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल भी फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट, देखो अब ना ध्यान से इस चीज को समझो, अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ही फाइंड कर लेंगे सिर्फ, तो हमको आंसर पता चल जाएगा। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं भी फाइंड करोगे, क्योंकि ये अलग अलग है, अगर मतलब आपको यही पता चल जाता है कि मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, तो हम सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। समझ गए ना बात। तो इसको दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप प्रॉफिट की इक्वेशन बना के पूरा कर सकते हैं, या तो आप एम आर इज इक्वल टू एम सी वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रॉफिट की इक्वेशन बना के इसलिए करवा देती हूँ बिकॉज उसने यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल भी पूछा है। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये भी निकालना पड़ जाए ना, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना पड़ जाए, तो फिर उसके लिए तो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। एम आर एम सी से मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आप निकाल पाओगे, आउटपुट जरूर निकाल पाओगे एम आर एम सी वाली अप्रोच से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट की इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछा हुआ है। वैसे मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें निकालना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन मुझे सिर्फ अगर मुझे ये भी चीज आउटपुट भी पता हो तब भी मैं सही आंसर पर पहुंच सकती हूँ। ठीक है ना। तो प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बनती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब पर मुझे प्राइस क्वांटिटी को क्यू टर्म्स में रखना होता है, यानी कि यहाँ से अगर मैं पी निकालूं तो मेरा बन जाएगा क्यू माइनस 100 माइनस पी, यानी कि पी इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू, ये बन जाएगा पी मेरा, है ना। पी क्यू माइनस कॉस्ट, पी कितना बन गया 100 माइनस क्यू, कॉस्ट कितनी है मेरे पास 1/3 क्यू क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 111 क्यू प्लस 50, ये। ठीक है, ये प्रॉफिट इक्वेशन बन गई मेरी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अगर 100 माइनस क्यू, अच्छा यहाँ पे क्यू भी आना है एक एक्स्ट्रा, है 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, राइट, माइनस 1/3 क्यू क्यूब प्लस 7 क्यू स्क्वायर माइनस 111 क्यू माइनस 50, बार माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसका सिंपल आप डेरिवेशन निकालो, डेरिवेशन आ जाएगा 100 माइनस 2 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर ओवर 3 प्लस 14 क्यू माइनस 111 ओनली। चलो कितना आ गया 100 माइनस 2 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू प्लस 111, ये हो गया आपका। ठीक है, अब मुझे ना वो लगाना, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका, क्यू निकालने के लिए 0 के इक्वल पुट कर दो इसको, माइनस क्यू स्क्वायर 14 में से 2 गए, कितने बचे प्लस 12 क्यू, प्लस 12 क्यू ये माइनस है ना, 111 माइनस में है, तो 100 में से माइनस 111 कर दो तो माइनस 11 बचे, ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो ये वहां यहाँ पर माइनस है, साइन चेंज कर देती हूँ, ऐसे हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करो, बड़ा सिंपल है फैक्टर्स बनाने। देखो 11 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 आ जाएगा, 11 और 1 को प्लस करूं तो 12 आ जाएगा। ये फैक्टर्स बनाने तो आई होप आते ही होंगे आपको। क्यू माइनस 11 माइनस 1 क्यू माइनस 11, यानी कि क्यू मेरे पास 2 आ रहे हैं, 11 और 1। आंसर में 11 है तो 11 मैंने सही कर दिया, पर मुझे कैसे पता चला कि 11 सही आया है, क्योंकि अगर आप इसका सेकंड डेरिवेशन करोगे ना, इसका सेकंड डेरिवेशन करके देखो मैं बताती हूँ आपको, 11 सही है मुझे पता चल गया। ठीक है, अब आप इस 11 को जब इसमें पुट कर दोगे ना, प्रॉफिट इक्वेशन जो मैंने डेरिवेशन करने से पहले बनाई थी, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, पर वो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, पर बता रही हूँ ऐसे करना है।
अब कैसे पता चला कि 11 और 1 में मेरे पे 11 पर ही प्रॉफिट मैक्सिमम हुए हैं? कैसे पता चलता है ये? अगर मैं सेकंड डेरिवेशन करूं अपनी प्रॉफिट वाली इस इक्वेशन का, कितना आएगा देखो, आएगा -2 क्यू प्लस 14, यही आएगा ना, इसका किया मैंने, -2 क्यू प्लस 14, ठीक है, यानी के -2 क्यू प्लस 12। अब इस पर अगर मैं 11 पुट करती हूँ तो आ जाएगा आपका माइनस में आएगा ना, तो जब आंसर आपका सेकंड डेरिवेशन जब माइनस में आती है दैट मींस फंक्शन मेरा मैक्सिमम हुआ है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आपका पॉजिटिव में आता है सेकंड डेरिवेशन, ठीक है। तो जब सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव आता है फंक्शन मिनिमा, अगर सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमा होता है, ये रूल होता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसके लिए पूरा मेरा मैक्सिमा मिनिमा वाला क्लास जरूर देख के जाइएगा, उसमें सारे रूल्स बहुत डिटेल में और समझाए होंगे मैंने, ठीक है जी। ये आप अगर आप निकाल लोगे खुद से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, player tosses 2 fair coins, he wins ₹5 if 2 heads occur, ₹2 if 1 head occur and ₹1 if no head occur, find his expected gain। देखो सबसे पहले ये समझो आपकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 2 कॉइन्स अगर टॉस किए हैं, या तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या तो टेल टेल होगा, ठीक है। अब उसने क्या लिखा यहाँ पे, उसने लिखा 2 हेड अक्कर, 1 हेड अक्कर, नो हेड अक्कर, ऐसे ही लिखा ना, यानी कि अगर 2 हेड आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, लेट्स सी, देखो यहाँ पे लिखती हूँ, अगर 2 हेड, सैंपल स्पेस ये बन गई मेरी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, है ना। अब अगर 2 हेड्स आते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी आपकी 1, एक ही फेवरेबल आउटकम और टोटल 4 है, ठीक है। अब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी आपकी, दो केसेस में आ सकते हैं, यानी कि 2/4, ठीक है। नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनी, सिर्फ 1, यानी कि 1/4। समझ गए, ये आ गए, ये देखिए 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसने आउटकम्स लिखी थी, क्या लिखी थी आउटकम्स, 5 if 2 head occur, 2 if 1 head occur and 1 if no head occur, यानी कि 5, 2 and 1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने आउटकम्स लिखी थी, 5, 2 and 1, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड गेन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एक्सपेक्टेड गेन वैसे ही फाइंड करोगे जैसे आप मीन फाइंड करते हो, एवरेज फाइंड करते हो डिस्क्रीट सीरीज के केस में। डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन का, एक्सपेक्टेड जब निकालना हो कुछ भी, दैट मींस आपको मीन निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज बन गई, डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीन निकालना है, राइट। क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 5/4, 2/2 1 हो जाएगा एंड 1/4 1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीन का फार्मूला यही होता है ना, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, राइट। सिग्मा एफ का मतलब इसका टोटल 1 आ रहा है, ये देखो 1/4 ओवर 1/2 ओवर 1/4, 4 1 + 2 + 1, ये देखो 4/4 1 आ रहा है इसका टोटल, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना बन गया, इसका टोटल सिग्मा एफ एक्स होगा, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 5/4 + 1 + 1/4, यानी कि 4, 5 + 4 + 1 10/4 आ रहा है ना, 10/4, यानी कि 10/4 ही आपका आंसर आ गया। फिर 10/4 ओवर 1 यानी कि 10/4 हो गया 2.5, 2.5 इज योर आंसर, 2.50 फोर्थ वाला, ठीक है, समझ लग गई। आगे देखो, कहते हैं कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए डायमंड और ए किंग। अब इसको समझने के लिए ना हमको थोड़ा वो समझना पड़ेगा, जो आपके 52 कार्ड्स होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स, उनके बारे में थोड़ा पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, अब इसमें आपके 4 होते हैं सूट्स, है ना, क्लब्स, हर्ट्स, डायमंड्स एंड स्पेड्स, और हर किसी में एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होती है, एक एक जैक होता है ना। मतलब 10 तक नंबर वाले कार्ड बन गए, 13, ये भी 13 हो गए, ये भी 13 हो गए, ये भी 13 हो गए, ये भी 13 हो गए। अब 1 से 10 आपके नंबरिंग कार्ड हो गए, फिर एक इसमें किंग हो गया, एक क्वीन हो गई और एक जैक हो गया, है ना। इसी तरह इसमें 1 से 10 नंबरिंग वाले कार्ड, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, इसी तरह इसमें ऐसे ही होता है। तो यानी कि टोटल 4 किंग्स हो गए, 4 क्वींस हो गई, 4 जैक्स हो गए और 13 ये सारे क्लब्स, हर्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स वाले होते हैं। अब उसने यहाँ पे पूछा है कि आपने जो
प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि जो कार्ड आपने पकड़ा है आइदर ए डायमंड और ए किंग। तो जब भी आपको आइदर और वाली प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगता है, तो ये वाला फार्मूला लगता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और आए आपका तो मुझे यानी कि यूनियन निकालना है, अगर एंड आए तो मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। ये चीज बताई हुई है मैंने, पी ए प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन आ गया, ऐसे होता है ना। तो ए का मतलब है कि अब डायमंड्स कितने हैं, डायमंड्स की प्रोबेबिलिटी टोटल 13 डायमंड्स होते हैं 52 में से, और किंग्स कितने होते हैं 4 होते हैं 52 में से। और अब ये इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसा कार्ड जो डायमंड भी है और किंग भी है। हमने अभी क्या देखा कि जैसे अगर 13 डायमंड है तो उसमें एक किंग होगा, यानी कि एक ऐसा कार्ड है जो किंग भी है डायमंड भी है ना, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा फिर 1/52, राइट। तो इट विल बिकम 52, 17 माइनस 1, 16/52 विल बी द आंसर। सेकंड वाला आंसर आ गया आपका, ठीक है, समझ लेते, ठीक है ना। तो ये चीज थी, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा मैराथन। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और बता दूं आपको कि हमारे अगले बैचेस की क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। जो भी बच्चा दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, पीजीटी, सेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है, आरबीआई, डीपीआर, गेट इकोनॉमिक्स, एएसआरबी नेट इनकी तैयारी कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन पर ये तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, कुछ लाइव होते हैं, तो आपको ये सारी जानकारी हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। उसके लिए डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।